जय हिंद साथियों। वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर रेलवे क्रेश कोर्स का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर साइंस के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें वो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और उन्हीं क्वेश्चन को आधार बनाकर यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, ताकि उस टॉपिक से यदि दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो तो आपसे वो क्वेश्चन छूटे नहीं। तो यहाँ पर ना सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो इस सीरीज को आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें। यदि आप साइंस में मैक्सिमम मार्क स्कोर करना चाहते हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस सीरीज को आप कंप्लीटली जरूर फॉलो करें। आज हमारा यहाँ पर लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले यहाँ पर 1 to 13 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो इसी चैनल पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगे। आप उस सभी क्लासेस को जरूर से देखें। आपके बहुत सारे डाउट्स जो है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे, और इन सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमरेड दीपक एकेडमी पर मिल जाएगा। तो आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप टेलीग्राम पर जाकर के सिंपली सर्च करोगे कॉमरेड दीपक एकेडमी तो वहां आपको चैनल मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या करा है कि पुरुषों में गर्भ निरोधन हेतु शल्य चिकित्सा प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किससे अवरुद्ध करके शुक्राणु स्थानांतरण रोका जाता है। यहाँ पर आरआरबी जेई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करा है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों में जो होता है, जिस तरीके से यहाँ पर गर्भ निरोधन जो होता है स्त्रियों में किया जाता है, उसी तरीके से पुरुषों में भी किया जाता है। तो पुरुषों में जो किया जाता है तो वो किस भाग को अवरुद्ध किया जाता है, ताकि जो होता है शुक्राणु का स्थानांतरण, जो स्पर्म होता है उसका स्थानांतरण रुक जाए। तो यहाँ पर पुरुषों के से यहाँ पर जो गर्भ निरोधन होता है वो किस भाग में किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पुरुष के जो क्या होते हैं, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव यहाँ पर क्या होते हैं, अंग होते हैं। जो यहाँ पर प्रजनन अंग होते हैं पुरुष के, उनको हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जो मादा के प्रजनन अंग होते हैं उनको हम लोग अच्छे से समझेंगे। जब हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन अपने आप आपसे सॉल्व हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको डिटेल में डिस्कशन करूंगा। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, पुरुष में प्रजनन अंग कौन कौन से होते हैं और मादा में प्रजनन अंग कौन कौन से होते हैं। तो पहला है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पर नर जनन तंत्र, जो नर जनन तंत्र होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पर जो होते हैं अंग आते हैं। तो पहला क्या आता है, पहला आता है टेस्टिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। अब ये क्या होता है, कह रहा है कि ये मुख्य जनन अंग है, क्योंकि इसी में शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है। तो जो हमारा टेस्टिस होता है, यहाँ पर वृषण होता है, इसी में क्या होता है, हमारे यहाँ अंदर शुक्राणु का जो स्पर्म होता है उसका यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर उसका निर्माण होता है। दूसरा है हमारा यहाँ पर इपिडिडमिस, जिसको हम लोग कहते हैं अधिवृषण। अब ये क्या होता है, ये होता है कि अधिवृषण शुक्राणु का प्रमुख संग्रह स्थान है। शुक्राणु अधिवृषण में परिपक्व होकर निषेचन योग्य बनता है। तो अधिवृषण जो होता है इपिडिडमिस, ये किसको कहते हैं, इसका क्या कार्य है। तो इपिडिडमिस को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इपिडिडमिस जो होता है वो क्या करता है, जो स्पर्म होता है उसको स्टोर करके रखता है, जो स्टोर करने का काम करता है। साथ ही साथ क्या करता है, यहाँ पर जो स्पर्म होता है उसको परिपक्व बनाता है, ताकि वो क्या करे, निषेचन में भाग ले सके। तो ये था इपिडिडमिस अधिवृषण का कार्य। अब अगला है हमारा वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस क्या होता है, शुक्रवाहिका। ये क्या होता है कि शुक्रवाहिका शुक्राणु को आगे बढ़ने का कार्य करती है तथा अतिरिक्त शुक्राणुओं को जमा रखती है। तो ये वास्ट डिफरेंस क्या हो गया, जो शुक्रवाहिका होता है ये क्या करता है, यहाँ पर एक नली टाइप की होती है, जो वो क्या करता है, शुक्र यहाँ पर शुक्राणु को जो स्पर्म होता है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है,
तथा क्या करता है, जो अतिरिक्त यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पर्म होता है उसको यहाँ पर स्टोर करता है। और जो होता है मेल में यहाँ पर जो होता है यहाँ पर पेनिस। पेनिस क्या होता है, ये होता है कि वीर्य को शरीर के बाहर पहुंचाता है। क्या करता है, जो वीर्य हमारे शरीर से निकलता है वो किस माध्यम से निकलता है, तो पेनिस के द्वारा ही यहाँ पर वीर्य शरीर से बाहर निकलता है। तो ये है हमारा यहाँ पर क्या, नर प्रजनन तंत्र जो होता है यहाँ पर, जो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग यहाँ पर भाग लेते हैं उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसको डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर मादा जनन तंत्र कौन कौन से होते हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला होता है ओवरी, यहाँ पर क्या होता है, जिसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। अब क्या है ये है कि स्त्री शरीर में दो अंडाशय होते हैं। यहाँ पर अंडाशय में अंडाणु ओवम का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो स्त्री के शरीर में होते हैं कितने अंडाशय होते हैं, दो अंडाशय होते हैं। और अंडाशय क्या करता है, अंडाशय जो होता है वो यहाँ पर अंडाणु, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, उसका यहाँ पर निर्माण करता है। अगला है यहाँ पर क्या, फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी। ये क्या कार्य करता है, ये करता है कि यह अंडाशय को गर्भावस्था गर्भाशय से जोड़ती है। तो जो अंडाशय होता है, जो स्त्री के शरीर में दो अंडाशय होते हैं उसको गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन करता है, यहाँ पर फॉलोपियन ट्यूब करता है। अगला है कि अंडाशय से निकला अंडाणु इसी नली से होकर गर्भाशय तक जाता है। जो अंडाशय से ओवम निकलता है, जो यहाँ पर ओवरी से, तो वो क्या करता है, इसी नली के माध्यम यहाँ पर फॉलोपियन ट्यूब के द्वारा क्या होता है, गर्भाशय तक पहुंचता है। अब निषेचन भी इसी में होता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ये PYQ है कि यहाँ पर जो रेलवे के एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पर मादा जो भाग होता है, प्रजनन अंग होता है, उसमें यहाँ पर निषेचन किस भाग में होता है, तो फॉलोपियन ट्यूब में यहाँ पर क्या होता है, निषेचन होता है, आपको याद होने चाहिए। अगला है यहाँ पर हमारा यूटेरस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। अब ये क्या होता है, निषेचित अंडाणु यही चिपकता है और भ्रूण का विकास इसी में होता है। तो यहाँ पर जो भ्रूण का विकास होता है वो किसमें होता है, गर्भाशय में होता है। अगला होता है हमारा यहाँ पर वेजिना। वेजिना क्या होता है, यह शिशु के जन्म का मार्ग होता है तथा मासिक धर्म के रक्त को बाहर निकालता है। क्या कहता है, यहाँ पर जो योनि होता है वेजिना, ये क्या कहता है, शिशु के जन्म का जो मार्ग होता है, यहाँ पर इसी मार्ग के द्वारा क्या होता है, शिशु बाहर निकलता है और यहाँ पर मासिक धर्म के रक्त को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके कौन कौन से यहाँ पर अंग हैं, सभी अंग को हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन कर लिए, यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लिए कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुरुष में गर्भ निरोधन हेतु शल्य चिकित्सा प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसे अवरुद्ध करके शुक्राणु स्थानांतरण रुकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुक्रवाहक। जो यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है, वास डिफरेंस जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक नली के समान होता है, जिसके द्वारा माध्यम से क्या होता है, यहाँ पर इसी के द्वारा क्या होता है, स्पर्म शरीर से बाहर निकालता है। तो जब इसी को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, अवरोध कर दिया जाता है, तो स्पर्म बाहर ही नहीं निकलता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुरुष का यहाँ पर गर्भ निरोधन हेतु जो होता है वो क्या करते हैं, पार्ट्स को अवरुद्ध कर दिया गया है। दूसरा, अगर इसी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछे कि महिला में गर्भ निरोधन हेतु किस अंग को अवरुद्ध किया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिलोपियन ट्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिलोपियन ट्यूब हो जाएगा। इस क्या होता है, यहाँ पर फिलोपियन ट्यूब को यहाँ पर कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर गर्भ निरोधन जो होता है महिलाओं में वो रुक जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है निषेचन जो होता है किसमें होता है, फिलोपियन ट्यूब में होता है। तो जब निषेचन ही नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि गर्भ निरोधन रुक जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन किए। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, बोर मॉडल के अनुसार यहाँ पर द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, यहाँ पर जो होता है बोर्ड मॉडल, बोर्ड मॉडल क्या करता है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सजाए जाते हैं बोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n² होता है। 2n², ये क्या है, इसका मतलब है कि यदि पहले कक्षा की बात करें, फर्स्ट सेल की बात करें, पहला कक्षा की बात करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे। जब n की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और 2 से गुना करेंगे तो 2। इसका मतलब हो गया कि पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम 2 रखते हैं, 2 कक्षा, दूसरी कक्षा के लिए बात करें
तो दूसरी कक्षा में क्या होता है, 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2×2 = 4, 2×8 यहाँ पर। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि कक्षा 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम यहाँ पर कक्षा 2 में रह सकते हैं। तो ये किसके अनुसार था, बोर मॉडल के अनुसार था। तो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, द्वितीय ऊर्जा स्तर। तो द्वितीय ऊर्जा स्तर यहाँ पर दूसरी कक्षा के लिए कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह सकता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी विलयन का एक उदाहरण है। तो आरआरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में। सबसे पहले यहाँ पर जो होता है, क्या होता है, मिश्रण जो होता है यहाँ पर, विलयन जो होता है वो एक होता है समांगी और दूसरा क्या होता है, विसमांगी। समांगी का क्या मतलब हो गया कि उसमें जो यहाँ पर पदार्थ मिले हुए रहते हैं वो पूरी तरीके से विलयन में घुल जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि समांगी विलयन करते हैं। और जो यहाँ पर होता है विसमांगी विलयन, उसमें क्या होता है, जो पदार्थ घुलते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं घुलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स जैसे चीनी और पानी का मिश्रण। तो चीनी और पानी का मिश्रण क्या है, समांगी विलयन है। वहीं पर अगर तेल और पानी का मिश्रण देखें तो ये क्या हो जाएगा, विसमांगी विलयन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तेल जो होता है पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलता है, और तेल जो होता है वो क्या होता है, पानी के ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तेल और पानी का मिश्रण, जो क्या है, विसमांगी विलयन का एक उदाहरण है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव नर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में यहाँ पर कंफ्यूजन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, ताकि आप भी यहाँ पर जो है आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना करो। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कह रहा है कि मानव की सामान्य शारीरिक कोशिकाओं में, जो मानव का सामान्य शारीरिक कोशिका होता है में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो उसको क्या कहते हैं, 23 पेयर्स कहते हैं, 23 युग्म कहते हैं। तो 23 युग्म हो गया, इसका मतलब 46 गुणसूत्र में यहाँ पर मानव के शरीर में पाए जाते हैं। लेकिन नर जनन कोशिका, शुक्राणु या स्पर्म, और मादा जनन कोशिका, ओवम या यहाँ पर अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या जो नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका होते हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो होता है क्या होता है, आधी हो जाती है। आधी का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर 46 टोटल गुणसूत्र है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 23 गुणसूत्र यहाँ पर हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हो गया, जब यहाँ पर निषेचन होता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो यहाँ पर भ्रूण का विकास होता है तो 23 गुणसूत्र यहाँ पर मेल से आते हैं और 23 गुणसूत्र यहाँ पर फीमेल से। इस तरीके से 46 गुणसूत्र मिलकर के सामान्य शरीर की जो यहाँ पर भ्रूण का विकास होता है, तो सामान्य शरीर के गुणसूत्र 46 जो होते हैं वो भ्रूण में यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर यदि जनन कोशिका की बात करें तो उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन जो यहाँ पर कह रहा है कि मानव जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23, क्योंकि यहाँ पर जनन कोशिका में जो होती है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ देता कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती, तब हम लोग यहाँ पर 46 गुणसूत्र को सही करते। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाया जाता है। तो आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला है संतुलित और असंतुलित। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन करने से पहले संतुलित बल क्या होता है और संतुलित बल क्या होता है उसको हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन अपने आप आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर बाय ऑप्शन यहाँ पर डिस्कशन कर दूंगा। लेकिन पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसका संतुलित समीकरण बल और असंतुलित बल क्या होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल समान परिमाण के हो और विपरीत दिशा में हो तो वह संतुलित बल कहलाते हैं। और तो क्या होता है, यहाँ पर जो संतुलित बल होता है वो समान परिमाण और विपरीत दिशा में होते हैं। और क्या रहा है कि संतुलित बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं करते हैं। आप इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हो किस तरीके से, जैसे मान लो कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर आप यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु है आपके सामने में, इस वस्तु पर आप क्या कर रहे हो कि इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो।
तो यहाँ पर क्या हो गया, वस्तु संतुलन की स्थिति में रहेगा और जो वहां यहाँ पर होगा वस्तु में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जब संतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु में क्या होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जो संतुलित बल होता है उसकी परिणाम और दिशा क्या होती है, तो उसका परिमाण जो होता है दोनों के बराबर होते हैं और जो दोनों बल की दिशा होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया तो दोनों बल की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। बट दोनों के यहाँ पर परिमाण क्या है, परिमाण का मतलब क्या हो गया कि इसमें भी मैंने 5 न्यूटन का लगाया और इसमें भी मैंने 5 न्यूटन का लगाया। तो यहाँ पर क्या है, परिमाण बराबर है लेकिन यहाँ पर दोनों की दिशा जो है क्या है, वहां पर विपरीत है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है हमारा यहाँ पर कि किसी वस्तु को स्थिर अवस्था में स्थिर अवस्था से गति में लाने या उसकी चाल बदलने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से जान गए। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, तो आपको यदि आप चाहते हैं कि ये मूव ना करे तो इस पर संतुलित बल लगाना होगा दोनों तरफ से, जैसे 5 न्यूटन और 5 न्यूटन बल लगाना है। तो दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पर संतुलित की अवस्था में हो जाएगा। लेकिन आप यदि चाहते हैं कि ये वस्तु क्या करे, मूव करे, तो आपको क्या करना होगा, इधर से यहाँ पर जो बल लग रहा है और इधर से जो बल लग रहा है दोनों के परिमाण क्या होने चाहिए, यहाँ पर अलग होने चाहिए, ताकि दोनों में क्या हो, असंतुलित बल की यहाँ पर उत्पन्न हो। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से 4 न्यूटन का फोर्स लगाए और यहाँ से 6 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो वस्तु क्या करेगा, इस डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, असंतुलित बल हो जाएगा। तो यहाँ पर असंतुलित बल और संतुलित बल के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए, तो यहाँ पर जब गतिशील की बात आ गई, आप चाह रहे हैं कि आपका जो वस्तु है वो क्या हो, गतिशील हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, असंतुलित बल यहाँ पर लगाने होंगे। तो जब असंतुलित बल लगाओगे तो आपकी वस्तु जो है वो क्या होगी, मूवमेंट करेगी। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं, मैंने पहले भी आपको ये डिस्कस कर दिया है, फिर से अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो प्रॉपर्टी होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला कह रहा है कि किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं एक सतत बंद वक्र की तरह होता है। ये रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव से हो पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो क्या करती है, क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है, क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है। और क्या करती है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है वो वस्तु में उत्तरी ध्रुव से निकल करके यहाँ पर क्या होता है, दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। इसमें चुंबक के बाहर, यदि चुंबकीय बल रेखा की यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की बात करें तो उत्तरी ध्रुव से निकल करके इसकी दिशा दक्षिण ध्रुव की ओर होती है चुंबक के बाहर। लेकिन यदि चुंबक के अंदर की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर रहती है। दूसरा है कि चुंबक के निकट क्षेत्र रेखाएं बहुत घनी होती है और जैसे जैसे ध्रुव से दूरी बढ़ती है उसका घनत्व कम होता जाता है। तो इसके पहले भी मैंने आपको ये डिस्कशन कर रखा है कि चुंबक के निकट, ध्रुव के जो निकट होता है वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। इसी के वजह से क्या होता है, यहाँ पर ध्रुव के निकट जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है। तो आपको ये भी याद रखने हैं। तीसरा क्या है कि क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा उस पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उस बिंदु पर उस क्षेत्र की क्या बताती है, वो दिशा बताती है। तो ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ जहां जहां क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट रहते हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। ये मैंने आपको दूसरे पॉइंट में यहाँ पर डिस्कशन कर दिया है कि यहाँ पर जो होता है घना जहां होता है वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। और जहां पर यहाँ पर निकट नहीं होता है वहां क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल नहीं होता है। जैसे यहाँ पर ध्रुव के पास की बात करें, ध्रुव के पास क्या होता है, यहाँ पर घनी होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तो इसका मतलब ध्रुव के पास क्या हो जाएगा, चुंबकीय प्रबलता ज्यादा होगा। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये भी आपको याद होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये था हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही कथन को हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो क्या कर रहा है कि यह सदैव सीधी रेखाओं के रूप में यहाँ पर होता है।
तो ये क्या है हमारा गलत है, हमेशा सीधी नहीं होता ये। अभी हम लोगों ने देखे कि क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, तो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है किस तरीके से, यहाँ पर वक्राकार रेखा के रूप में यहाँ पर क्या करता है, क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है यह केवल चुंबक के बाहर स्थित होता है, तो अभी हम लोगों ने देखे ये गलत है। क्या होता है, चुंबक के बाहर तथा चुंबक के अंदर भी होते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो। यह एक अदिश राशि है, तो नहीं, ये क्या है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि चुंबकीय क्षेत्र को समझ लेते हैं कि वो क्या है, अदिश राशि है, लेकिन यहाँ नहीं, ये क्या है, सदिश राशि है, आपको याद होने चाहिए। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे कि क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, सदिश राशि होता है। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा होता है और परिमाण दोनों होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा को यदि आपको फाइंड करना है तो चुंबकीय दिक्सूचक जो होता है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को फाइंड करते हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर क्या किए, डिस्कशन किए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसका सर्वोत्तम ढंग से वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर रहा है। आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं और दो नए यौगिक बनाते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जब होंगे तो यहाँ पर दो यौगिक भाग लेंगे, यानी कि दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके जो उत्पाद बनाएंगे, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो भी क्या होगा, दो यहाँ पर बनेगा, जिसमें क्या हो जाएगा, दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे और यहाँ पर जो दो क्या करेंगे, दो नए यौगिक का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट कह रहा है कि यह आयनों का आदान प्रदान तभी संभव होता है जब पदार्थ पानी में घुले हो, अर्थात जलीय विलयन की अवस्था में हो। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होता है ये क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी चांसेस है कि यहाँ तभी संभव होता है जब क्या हो, यहाँ पर कि ये जलीय अवस्था में हो, यानी कि जलीय विलयन में द्विविस्थापन अभिक्रिया की यहाँ पर अभिक्रिया की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। जैसे यहाँ पर बात करें Na2SO4, तो Na2SO4 जलीय अवस्था में है, जैसे BaCl2 ये भी जलीय अवस्था में है, तो ये मिलकर के क्या बनाया, BaSO4 प्लस 2NaCl, तो BaSO4 यहाँ क्या हो गया, सॉलिड अवक्षेप हो गया। तो इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो पहला है कि दो यौगिकों के आयन स्थान बदलकर दो नए यौगिक बनाते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था क्या होता है कि इसमें आयनों का आदान प्रदान करके यहाँ पर दो नए यौगिक का फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जैसे गोलीय दर्पण के लिए हम लोग क्या एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक अवतल दर्पण है। गोलीय दर्पण में अवतल और अवतल दोनों आते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स के लिए हम क्या समझ रहे हैं कि मान लीजिए कि एक क्या है, आपके सामने में अवतल दर्पण है, यहाँ पर अवतल दर्पण है, यहाँ पर यहाँ क्या हो जाता है, ध्रुव हो जाता है, पोल जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद यहाँ क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र हो जाता है। उसके बाद यहाँ क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे क्या कर रहा है कि कौन से यहाँ पर मुख्य अक्ष का मतलब हो गया प्रिंसिपल एक्सिस जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो लाइन खींची गई है, तो इस पर कौन कौन से यहाँ पर बिंदु अवस्थित होते हैं, यहाँ पर स्थित होते हैं। पहला मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस यहाँ कहाँ है, यहाँ पर प्रधान अक्ष पर है, मुख्य अक्ष पर है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु तो किसी तरीके से यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है आपतन बिंदु, तो ये हमारा करेक्ट नहीं है। दूसरा है ध्रुव, तो ध्रुव भी क्या है, यहाँ पर मुख्य अक्ष पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 और 3 क्या है, यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये क्या करना था, सिलेक्ट करना था। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम लोग यहाँ पर गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण का एग्जाम्पल लेकर के, इसी तरीके से आप उत्तल दर्पण का भी एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया, अवतल दर्पण का यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको शो करके अच्छे तरीके से डायग्राम बना करके समझा दिया। आशा करता हूं कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई यहाँ पर शो करता है। तो आरआरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो कुल पथ की लंबाई होती है ये क्या होती है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है,
इस तरीके से यहाँ पर क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। तो ये जो टोटल लंबाई है ये क्या है, ये यहाँ पर दूरी को दर्शाता है, यहाँ पर क्या है, दूरी को दर्शाता है। क्या ये दूरी है, दूरी है। लेकिन विस्थापन क्या हो जाता है, इसी के न्यूनतम दूरी को, जैसे यहाँ है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, यहाँ जो है ये हो जाएगा हमारा विस्थापन। विस्थापन क्या करता है, न्यूनतम डिस्टेंस को यहाँ पर शो करता है, यहाँ पर क्या करता है विस्थापन, न्यूनतम डिस्टेंस को शो करता है। लेकिन दूरी को क्या है, दूरी जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दूरी कहते हैं। तो दूरी और विस्थापन में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए आप ले सकते हैं यहाँ पर जैसे 800 मीटर ये एक का पथ है ये, और यहाँ पर जब विस्थापन निकालते हैं तो 500 मीटर ही आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 800 मीटर जो गया दूरी हो गया, लेकिन विस्थापन कितना हो गया, 500 मीटर। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि दूरी और विस्थापन यहाँ पर क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि H प्लस आयनों की सार्थक सांद्रता वाले एक विलयन का पीएच मान कितना होता है। आरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 17 तारीख के एग्जाम्स में पूछा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या होता है पीएच स्केल। तो यहाँ पर क्या होता है कि पीएच स्केल क्या कर रहा है कि इसकी मदद से अम्ल तथा क्षार की प्रबलता की पहचान किया जाता है। तो पीएच स्केल जो होता है इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि अम्ल और जो क्षार होता है उसकी प्रबलता की पहचान करते हैं। तो पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस आयन। यहाँ पर एच प्लस आयन जो अभी क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी तरीके से यहाँ पर पीएच बराबर क्या हो गया, माइनस लॉग एच प्लस आयन। अब यहाँ पर क्या होता है, 1 से लेकर के 14 तक यहाँ पर पीएच स्केल में मार्क किया हुआ रहता है, 0 से लेकर के 14 तक। अब इस मार्क का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर 7 पे क्या होता है, उदासीन मार्क किया हुआ रहता है, 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। और 7 से जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 0 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, अम्लता बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए 7 से हल्का हम लोग दूर गए तो दुर्बल अम्ल हो गया, मतलब कमजोर अम्ल हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोग 7 से बहुत अधिक दूर तक गए तो प्रबल अम्ल हो गया। इसका क्या मतलब हो गया कि बहुत ही मजबूत, या मतलब जो होता है अम्लता बहुत अधिक पाई जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर प्रबल अम्ल कहेंगे। उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो होता है उदासीन 7 पे है, उसी तरीके से यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे 14 की ओर जाएंगे तो जिस तरीके से 14 की ओर मूव करेंगे उसी तरीके से हमारा यहाँ पर जो क्षार होती है वो क्या होती है, क्षार का प्रॉपर्टी बढ़ते जाता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि उदासीन कब होगा, दुर्बल अम्ल कब होगा, प्रबल अम्ल कब होगा, दुर्बल क्षार कब होगा, प्रबल क्षार कब होगा, और पीएच स्केल क्या होता है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि H प्लस आयनों की सार्थक सांद्रता वाले एक विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा H प्लस आयनों की सांद्रता क्या होता है, 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 से कम हो जाएगा। यहाँ पर अम्लता की बात कर रहा है तो अम्ल में ही क्या होता है, कभी कभी पूछ देता है कि H प्लस आयन किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अम्ल से रिलेटेड है। और OH माइनस आयन किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्षार से रिलेटेड है। ये भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है यहाँ पर कि एक वायुमंडलीय दाब के बराबर यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन कि एक वायुमंडलीय दाब के बराबर क्या होता है यहाँ पर। तो आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि एक एटीएम की बात कर रहा है, यहाँ पर एटीएम ऑटोमेटिक, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक एटीएम की बात कर रहा है। दाब बराबर क्या होता है यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है कि दाब बराबर होता है, क्या हो जाता है यहाँ पर, बल, बल बट्टा क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। बल बट्टा क्या हो जाता है, यहाँ पर क्षेत्रफल हो जाता है, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, दाब का जो यूनिट की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या करते हैं, पास्कल करते हैं। क्या करते हैं, पास्कल करते हैं। आपको ये भी पता होनी चाहिए। ये जो होता है दाब जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब, दाब का क्या होता है, व्यवहारिक मात्रक होता है। क्या, एक वायु मतलब वायुमंडलीय दाब जो होता है क्या होता है, व्यवहारिक मात्रक होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है, तो एक एटीएम बराबर कितना होता है, एक एटीएम बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एटीएम बराबर वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाएगा 1.01, 1.01 गुना 10 पावर 5 पास्कल। क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 पावर 5 पास्कल हो जाएगा। तो या पास्कल या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको ये अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.01 गुना 10 पावर 5 पास्कल। तो यहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब है तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लिए। साथ ही साथ दाब क्या होता है, दाब क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग, दाब कहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो है
उसका यूनिट के बारे में भी हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राइट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। आरआरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहे दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है G इंटू क्या हो जाता है, M1 इंटू M2 बट्टा आर स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, आर स्क्वायर या डी स्क्वायर यहाँ पर हो जाता है। तो ये आर क्या है यहाँ पर, M1 M2 दो मास हो गया, और यहाँ पर आर क्या हो गया, जो डिस्टेंस होता है दोनों मास के यहाँ पर बॉडी के बीच, उसका क्या हो गया यहाँ पर डिस्टेंस हो गया। तो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच के पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये क्या हो जाएगा, सही है। दूसरा क्या कर रहा है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का क्या मतलब हो गया कि समानुपाती होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों के यहाँ पर द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, 2 और 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो कथन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 हमारा सही हो जाएगा, 2 और 3 सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आजकल के ट्रेंड में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है। तो ये आपको जब कॉन्सेप्ट पता होगा, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला पता था, तभी हम लोग क्या किए, यहाँ पर फॉर्मूला में को लिख करके यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था उसको यहाँ पर समझ करके क्या किया, आंसर निकाल लिए। तो आपको जब कॉन्सेप्ट पता होगा तभी इस टाइप्स के क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब कोई धातु और सल्फ्यूरिक अम्ल एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, जो कि क्रियाशीलता श्रेणी में उत्तर होता है। उस धातु की पहचान कीजिए जिसके लिए हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर क्या है, बबलिंग सबसे तीव्र होगा। जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, बबलिंग हो गया, तो बबलिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीव्र होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को भारी भरकम देकर के, जो लंबा चौड़ा है, इसको देकर के आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पर डरना नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, आपको यदि याद हो तो पहले क्लास में मैंने यहाँ पर, इससे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या होता है, सक्रियता श्रेणी। तो उस सक्रियता श्रेणी में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर क्या होता है, धातु सबसे ऊपर रहता है सक्रियता श्रेणी में, वो अधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सक्रियता श्रेणी के बारे में कंप्लीट यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। क्या होता है सक्रियता श्रेणी, इसी को हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टिविटी श्रेणी। ये क्या होता है, ये होता है कि धातुओं की वह सूची होती है जिसमें धातु को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया है। क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है धातुओं को घटते क्रम में क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर रखा गया है। मतलब जो धातु क्या होगा, यहाँ पर अधिक क्रियाशील होगा वो ऊपर होगा, और जो धातु कम क्रियाशील होगा वो क्या होगा, नीचे होगा। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दूसरा है कि जो धातु ऊपर होती है वो अधिक क्रियाशील होती है, और जो नीचे होती है वो कम क्रियाशील होती है। तो इसका जो सीरीज है, सबसे पहले ऊपर क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद क्या है, लेड है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद फिर सिल्वर, उसके बाद यहाँ पर क्या है, गोल्ड है। तो इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था कि पापा नहाकर मम्मी अंजू से फिर प्यार करेगा। तो यहाँ पर आपको यदि वैसे याद नहीं हो तो आप ट्रिक के माध्यम से भी इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो ये है हमारा यहाँ पर क्या, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या करा है कि कौन सा धातु यहाँ पर विस्थापित करेगा, तो जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रहेगा वो विस्थापित करेगा। पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है जिंक, चौथा है आयरन। तो अभी हम लोगों ने देखे कि यहाँ पर चारों में सबसे यहाँ पर सक्रियता श्रेणी में ऊपर कौन है, तो सबसे सक्रियता श्रेणी में ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाएगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, धातु को विस्थापित कर देगा। तो इस तरीके से यदि आपको सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आसानी से इस टाइप्स के क्वेश्चन को क्या करोगे, यहाँ पर बना लोगे। तो यदि आपको सक्रियता श्रेणी याद रहेगा तो आपको सक्रियता श्रेणी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूं कि आपको याद हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक किसी विलयन के द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान के प्रतिशत का सही सूत्र है। तो आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, यहाँ पर होता है क्या, एक होता है सांद्रण, जो विलयन का सांद्रण होता है वो क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जैसे विलय की विलायता,
यदि आपसे एग्जाम में पूछ दिया एग्जाम्पल्स दे करके या वैल्यू दे करके कि विलय की विलयता आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो क्या होता है, विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुना 100 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, विलय की यहाँ पर विलयता हो जाएगा। दूसरा होता है विलयन की सांद्रता। जब विलयन की सांद्रता आपको निकालना हो तो ये दो टर्म में आप निकाल सकते हैं, या तो द्रव्यमान के टर्म में या फिर यहाँ पर आयतन के टर्म में। तो द्रव्यमान के टर्म में क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100 हो जाएगा। दूसरा क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको जो है विलयन की सांद्रता यदि पूछे आयतन के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, विलय की आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100 हो जाएगा। यहाँ पर किसके टर्म में, यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर विलयन की सांद्रता हो जाएगा आयतन के टर्म में। तीसरा क्या है, मोलरता है। तो मोलरता क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का जो आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लीटर में हो जाएगा। अगला क्या होता है, मोललता। मोललता क्या होता है कि विलय के मोलों की संख्या, उसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पर बटा विलायक का यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राम में द्रव्यमान होना चाहिए, गुना 1000 कर देंगे तो यहाँ पर मोललता निकल जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको क्या होने चाहिए, हमेशा याद होने चाहिए। यहाँ पर यदि आपसे न्यूमेरिकल पूछा तो आप आसानी से बना लोगे, या सिंपली क्या करता है यहाँ पर सीधा या आपको फॉर्मूला उठा करके पूछ देगा एग्जाम्स में, जैसे अभी यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या है, टेक्नीशियन में सीधा फॉर्मूला उठा करके पूछ दिया है। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो, और जो फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी आप आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या करें, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कई सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर बता रखे हैं, तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर कि सूचना स्रोत के रूप में यहाँ पर प्रोटीन बनाने के लिए क्या कार्य करता है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर डीएनए। डीएनए क्या होता है, ये होता है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है इसका फॉर्मूला, तो आपको याद रखना है। ये क्या होता है, ये होता है कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है यहाँ पर कि कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है। इसमें क्या होता है कि इसमें जीन पाए जाते हैं, और हर जीव किसी विशिष्ट प्रोटीन के निर्माण की सूचना देता है। तो क्या होता है, इसमें जो होता है डीएनए में जीन पाए जाते हैं, और हर जीन क्या करता है, विशिष्ट प्रोटीन के निर्माण की सूचना देता है। अब यहाँ पर कभी कभी एग्जाम्स में रिपीट होता है, जैसे यहाँ पर डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ देगा। तो क्या हो जाएगा कि डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रिप्लीकेशन। क्या कहते हैं, रेप्लीकेशन कहते हैं। फिर पूछ देगा कि डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और यदि आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को कहेगा तो उसी को उल्टा कर देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम लोग कहते हैं। और यदि आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। आपको अच्छे से अब पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि इसीलिए सूचना का मूल स्रोत डीएनए ही होता है, जबकि आरएनए उस सूचना को आगे पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पर आपसे एग्जाम्स में ये भी पूछे जाते हैं क्या कि यहाँ पर जो सूचनाओं का मूल स्रोत जो होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। तो फिर आरएनए क्या करता है, वो आरएनए करता है कि उस सूचना को आगे पहुंचाने का यहाँ पर काम करता है। तो डीएनए और आरएनए के बारे में यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए का क्या कार्य है और यहाँ पर आरएनए का क्या कार्य है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सूचना स्रोत के रूप में कौन कार्य करता है यहाँ पर, तो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो क्या करता है यहाँ पर, सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में विशिष्ट रूपों से गैस का यहाँ पर क्या होता है, विनिमय होता है। आरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसी क्लास में मैंने आपको यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, उसमें किसका आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयनों का क्या हो जाता है, आदान प्रदान होता है, जिसमें दो आयन आपस में यहाँ पर बदल करके दो नए यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो आपको ये भी अच्छे से पता हो गया। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि विरामावस्था से प्रारंभ करके राजू अपनी साइकिल से 1 मिनट में 24 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो साइकिल का त्वरण कितना है। तो आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो जो गिवन डाटा है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। फिर जो हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है कि विरामावस्था से प्रारंभ किया, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0। अगला क्या है, यहाँ पर अपनी साइकिल से 1 मिनट में, तो टाइम कितना दे दिया है 1 मिनट, क्या दे दिया है 1 मिनट दे दिया है। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर 60 सेकंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं 60 सेकंड लिखते हैं। अगला क्या है कि वेग प्राप्त करता है, तो v का वैल्यू कितना दे दिया है यहाँ पर 24 मीटर प्रति सेकंड, 24 मीटर प्रति सेकंड। तो साइकिल का त्वरण a बराबर हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है v बराबर u प्लस 80। क्या हो जाता है v बराबर u प्लस 80। तो यहाँ पर v का वैल्यू कितना दे दिया है 24, उसके बाद u का वैल्यू 0 प्लस a हम लोगों को फाइंड करना है, और t का वैल्यू यहाँ पर 7। तो जब यहाँ से a निकालेंगे तो एक क्या हो जाएगा 24/60। जब इसको आप भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल दिया हुआ रहता है उसको किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। तो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल को देख करके आपको घबराना नहीं है। न्यूमेरिकल सिंपल, यहाँ पर जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे, कोई सा भी एग्जाम हो, तो वो क्या करता है सिंपल न्यूमेरिकल आपसे पूछता है, जिसमें यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। बस आपका जो कैलकुलेशन है वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए उसमें। तो यहाँ पर क्या है कि सिंपल जो डाटा दिया हुआ था उसको हम लोगों ने लिख लिए यहाँ पर। उसके बाद क्या किया, फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पर सिंपल आंसर निकाल लिए। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने हैं न्यूमेरिकल के। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है। तो आरआरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्वाद की पहचान जो होता है वो किससे होता है। तो यहाँ पर जो होता है ध्वनि ग्राही है, तो इससे किसका पहचान होगा, यहाँ पर ध्वनि ग्राही का क्या मतलब हो गया, ध्वनि की पहचान किया जाएगा। क्या होगा, ध्वनि की पहचान, ध्वनि की पहचान। तो ध्वनि की पहचान ध्वनि ग्राही द्वारा। उसके बाद रस ग्राही इसका क्या मतलब हो जाएगा कि स्वाद का जो पहचान होता है, स्वाद का पहचान इसी द्वारा किया जाता है। यहाँ पर किसकी मदद से, रसग्राही की मदद से यहाँ पर स्वाद का पहचान करते हैं। अगला क्या है, यहाँ पर क्या है घ्राण ग्राही, इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पर गंध जो होता है, क्या होता है गंध जो होता है उसकी पहचान यहाँ पर की जाती है। गंध की पहचान जो होता है घ्राण ग्राही द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगला क्या है प्रकाश ग्राही, तो यहाँ पर प्रकाश की पहचान की जाती है। तो यहाँ पर प्रकाश की पहचान की जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, प्रकाश की पहचान। तो आपको अच्छे से पता हो गया कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रसग्राही, जो क्या करता है यहाँ पर रस पहचान जो होता है स्वाद की पहचान करने में क्या होता है यहाँ पर मदद करता है। तो आपको अच्छे से पता हो गया। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, जिसका प्रतिरोध 4 ओम है। समान पदार्थ से बने L/2 लंबाई वाले दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो आरबीजेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, क्या कि R बराबर जो होता है वो क्या होता है, R बराबर होता है यहाँ पर रो इंटू L/A। क्या होता है रो इंटू L/A। यहाँ पर क्या है, रो क्या है रजिस्टिविटी है, R क्या है रेजिस्टेंस है, L क्या हो गया यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर हो गया, और एक क्या हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा L हो जाएगा, एंड R डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाएगा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। तो यहाँ पर किसमें परिवर्तन कर रहा है, L में परिवर्तन कर रहा है। तो L क्या हो जाएगा यहाँ पर L/2 हो जा रहा है। तो L/2 यहाँ पर क्या हो रहा है, L की जगह पर L/2 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है L/2। तो R की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर R/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा। तो R का वैल्यू कितना दे दिया है 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/2, कितना हो जाएगा 2 ओम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंपेयर करके निकाल सकते हो। तो आपको यदि फॉर्मूला पता रहेगा तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर कंपेयर करके। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर अगेन न्यूमेरिकल पूछा गया है कि यहाँ पर एक यदि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करता है, तो 5 सेकंड में इसका वेग का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पर आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 5 सेकंड में इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा वेग कितना हो जाएगा।
तो यहाँ पर यात्रा कर रहा है तो v बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर v बराबर होता है u प्लस एटी। क्या हो जाता है, v बराबर u प्लस एटी। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि वेग से यात्रा कर रही रेलगाड़ी 4 मीटर प्रति एक समान त्वरण से 5 सेकंड में इसका वेग कितना हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u का वैल्यू कितना दे दिया है 20 प्लस a का वैल्यू कितना दे दिया है 4 और यहाँ पर t का वैल्यू कितना दे दिया है 20। तो क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पर v बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जब फॉर्मूला पता रहेगा, जैसे यहाँ पर v बराबर u प्लस एटी है, जब फॉर्मूला पता रहेगा तो आप आसानी से जो दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट करके आप क्या करोगे, आंसर सिंपली निकाल सकते हो। तो जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप के पूछेंगे, सिंपल क्वेश्चन, तो जो डाटा आपको दिया गया है उस डाटा को लिख करके जो आपको फाइंड करना है उसमें फॉर्मूला का यूज करके आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करके सिंपल आपको अपना आंसर निकाल लेना है। तो ये था हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि यदि हवा, पानी और क्राउन कांच का अपवर्तनांक क्रमशः n1, n2 और n3 है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले अपवर्तनांक क्या होता है उसको डिस्कशन करेंगे, फिर अपवर्तनांक किस पदार्थ के लिए उसका क्या वैल्यू होता है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपवर्तनांक से रिलेटेड है। अपवर्तनांक क्या होता है यहाँ पर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग इसको कहते हैं। क्या होता है कि किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को, किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक क्या होता है, किसी प्रकाश की जो किरण होती है उसकी दिशा को बदलने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। या आपको यदि ये समझ में नहीं आया तो यहाँ से आप ये अच्छे से याद रख सकते हो कि अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल जिसका वैल्यू कितना होता है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड बटा उस माध्यम में प्रकाश की यहाँ पर चाल। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपवर्तनांक का यहाँ पर डिफिनेशन याद रख सकते हो। अपवर्तनांक को अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब क्या होता है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह दो चाल का क्या है, अनुपात है। किस चाल का, पहला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है, तो इसीलिए इसका क्या होता है, यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो अपवर्तनांक को हम लोग अच्छे तरीके से समझ लिए। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो विभिन्न पदार्थ होता है उसके लिए यहाँ पर अपवर्तनांक की क्या वैल्यू होती है उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो पहला है यहाँ पर प्रमुख पदार्थ के लिए अपवर्तनांक या माध्यम के लिए, पहला है निर्वात। निर्वात में प्रकाश की यहाँ पर अपवर्तनांक कितना होता है, यहाँ पर 0 होता है। वायु या कभी कभी आपको हवा पूछ देगा तो इसका कितना होता है 1.003 होता है। जल का कितना होता है अपवर्तनांक 1.33। एल्कोहल का 1.36 और कांच का, कांच में भी दो आपको याद रखना है, एक होता है क्राउन कांच, एक होता है फ्लिंट कांच। तो जब क्राउन कांच की बात करेगा तो 1.52 और जब फ्लिंट कांच की बात करेगा तो 1.65 हो जाएगा। यहाँ पर सेंधा नमक की बात करें तो 1.54, मान्य की 1.71 यहाँ पर, और केरोसिन की बात करें तो 1.44 होता है। तथा हीरा का आपके यहाँ पर एग्जाम्स में पूछा गया है, ये PYQ है, आपको याद रखना है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रमुख पदार्थ या जो माध्यम होता है उसका अपवर्तनांक हम लोग समझ लिए। तो यहाँ पर अपवर्तनांक क्या होता है और किस माध्यम या पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है उस वैल्यू को भी हम लोग समझ लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन क्या करा कि यदि हवा, हवा का अपवर्तनांक कितना है, यहाँ पर हवा का अपवर्तनांक अभी हम लोगों ने देखा 1.003 है। दूसरा क्या है, पानी, पानी का अपवर्तनांक कितना है, यहाँ पर पानी का अपवर्तनांक है 1.33। उसके बाद क्या है, क्राउन कांच, क्राउन कांच का अपवर्तनांक अभी हम लोगों ने देखा, एक होता है क्राउन कांच, एक होता है फ्लिंट कांच। तो क्राउन कांच का कितना हो जाएगा 1.52। तो कह रहा है कि अपवर्तनांक इनमें से कौन सा सही है, तो यहाँ तीनों ऑप्शन आपके सामने में है। ये हो गया आपका N1, ये हो गया N2, ये हो गया N3। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, N1 ग्रेटर देन यहाँ पर N2 यहाँ पर बराबर है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर N1 बराबर N2 है तो ये भी गलत है। N1 जो है क्या है, छोटा है N2 से, और N2 क्या है, छोटा है N3 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पर अपवर्तनांक क्या होता है उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देख लिए।
तो आशा करता हूं कि यदि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा तो आपसे यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन। तो अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। एक दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसके उपयोग करके नहीं खींची जा सकती, किसका उपयोग करके नहीं खींची जा सकती। तो आरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला है लकड़ी का बुरादा, दूसरा है लोहे का बुरादा, तीसरा है चुंबकीय दिक्सूचक और चौथा है एक अन्य दंड चुंबक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से पता होगा कि लकड़ी का बुरादा क्या है। यहाँ पर इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा का क्या करते हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ पर नहीं खींची जा सकती, किसके द्वारा, लकड़ी के बुरादे का उपयोग करके। तो ये आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ पर मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश शब्द सघन रूप से भरी हुई वृक्क निस्पंदन इकाई को संदर्भित करता है। तो आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि डैश शब्द सघन रूप से भरी हुई वृक्क निस्पंदन इकाई को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर वृक्क से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या करा है यहाँ पर, पहला करा है कि वृक्क जो किडनी होता है की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। जो यहाँ पर वृक्काणु होता है, किडनी की संरचनात्मक, ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या करते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। अब आगे क्या करें कि प्रत्येक नेफ्रॉन के प्रारंभ में एक कप आकार की संरचना होती है जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं, यहाँ पर बोमेन कैप्सूल कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन जो होता है वो क्या होता है, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और यहाँ पर नेफ्रॉन के प्रारंभ में एक क्या होता है, कप आकार की संरचना होती है जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। अब बोमेन कैप्सूल क्या होता है कि बोमेन कैप्सूल के भीतर कोशिकाओं का एक सघन गुच्छा, यहाँ पर क्या होता है, सघन गुच्छा पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो आपको ये याद रखने हैं, यहाँ पर ग्लोमेरुलस कहते हैं किसको, यहाँ पर बोमेन कैप्सूल जो अभी हम लोगों ने संरचना देखा वो क्या होता है, कप के आकार का होता है नेफ्रॉन के प्रारंभ में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। और बोमेन कैप्सूल के भीतर क्या होता है, यहाँ पर कोशिका एक सघन गुच्छा में पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि यही ग्लोमेरुलस रक्त का निस्पंदन जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है क्या करता है, करता है। तो यही ग्लोमेरुलस क्या करता है, रक्त का निस्पंदन जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर रक्त का जो फिल्ट्रेशन होता है उसको कौन सा करता है, ग्लोमेरुलस करता है। यहाँ जल, लवण, यूरिया आदि छनकर बोमेन कैप्सूल में चले जाते हैं। तो ये था हमारा किडनी का जो फंक्शन होता है, किडनी के कौन कौन से यहाँ पर अंग होते हैं, यहाँ पर जो किडनी के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उसका क्या काम है, क्या टर्म है, यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहा है कि डैश शब्द सघन रूप से भरी हुई वृक्क निस्पंदन इकाई को संदर्भित करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कौन करता है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस करता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, गुच्छा भी करते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ग्लोमेरुलस हो जाएगा। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आरआरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल विकर्षक और न्यूनतम होता है, कौन सा सही है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल विकर्षक होता है। विकर्षक का क्या मतलब होगा, दोनों एक दूसरे को अपोज करता है, तो ये नहीं होगा। तीसरा है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है, जब दूर होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम कैसे हो जाएगा यहाँ पर। चौथा यहाँ पर जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, आकर्षक होता है, ये तो होगा ही। उसके बाद क्या, और अधिकतम होती है, तो जब पास में होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है। तो ये भी हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जितना पास रहेगा उतना गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिकतम होगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि जब वर्षा जल का पीएच मान 5 यहाँ पर 6 से नीचे चले जाता है तो इसे सामान्यतः क्या कहते हैं। तो आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जब इस ये 5.6 से पीएच का वैल्यू का मान नीचे चले जाता है वर्षा जल में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब अम्लीय वर्षा से रिलेटेड और भी क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर कि H2SO4 तथा HNO3 जैसे अम्ल जब वर्षा जल के साथ धरती पर आते हैं तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं।
तो आपसे डिफिनेशन भी पूछ सकता है कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो जब H2SO4 और HNO3 जैसे अम्ल वर्षा जल के साथ धरती पर आते हैं तो इसे क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहा जाता है। अब अगला क्या है कि जब वर्षा जल का पीएच मान, या इसी को हम लोग डिफिनेशन में कह सकते हैं कि जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब अम्लीय वर्षा में क्या क्या पाया जाता है, H2SO4 HNO3 यहाँ पर अम्ल पाया जाता है। तो इसमें किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है उसको भी यहाँ हम लोग देख लेते हैं। क्या करा यहाँ पर कि अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा जो H2SO4 होता है की मात्रा नाइट्रिक अम्ल से अधिक होता है जो HNO3 होता है। तो यहाँ पर अम्लीय वर्षा में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की जो मात्रा होती है वो नाइट्रिक अम्ल से क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्या है कि अम्ल वर्षा से बड़ी बड़ी इमारतों तथा ऐतिहासिक भवनों की को काफी क्षति पहुंचता है। तो यहाँ पर जो होता है अम्ल वर्षा से क्या होता है, ऐतिहासिक इमारत और बड़ी बड़ी जो होती है इमारत भवन, उससे क्या होता है यहाँ पर उसको नुकसान पहुंचता है, मतलब क्षति पहुंचता है। तो ये था हमारा अम्ल वर्षा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड सभी यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है सबको हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तनों में संवहनी बंडल के समीप पत्तियों की शिराओं में और बीजों और फलों को कठोर छिलके में उपस्थित होता है। तो आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने एक टॉपिक आपको पहले पढ़ा रखा है, क्या होता है, एक होता है यहाँ पर पादप ऊतक। क्या होता है टॉपिक, पादप ऊतक। अब पादप ऊतक क्या होता है, यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक होता है विभज्योतकीय ऊतक और क्या दूसरा क्या होता है, अस्थायी ऊतक। पहला क्या होता है विभज्योतकीय ऊतक और दूसरा अस्थायी ऊतक। अब अस्थायी ऊतक भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है साधारण अस्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल अस्थायी ऊतक। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और जटिल ऊतक को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो साधारण अस्थायी ऊतक होता है ये कितने टाइप के, तीन टाइप के होते हैं। पहला क्या है यहाँ पर पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या होता है यहाँ पर कि भोजन संग्रह का कार्य करता है, किसमें, पादप में। दूसरा क्या है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है यहाँ पर कि पौधों में, यहाँ पर जो पौधों के तना होते हैं उसमें क्या करता है, प्रत्यास्थता प्रदान करता है, जो लचीलापन होता है। तीसरा क्या है यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा। क्या होता है ये स्क्लेरेनकाइमा, ये क्या करता है पौधों को यांत्रिक सहायता या जो मजबूती होता है वो प्रदान करता है, कौन, स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पर पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का क्या क्या यहाँ पर कार्य है हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं किसको, जटिल अस्थायी ऊतक को। तो जटिल अस्थायी ऊतक जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला क्या है यहाँ पर जाइलम और दूसरा क्या है यहाँ पर फ्लोएम। तो अब ये जाइलम क्या कार्य करता है और फ्लोएम क्या क्या कार्य करता है उसको हम लोग समझते हैं। तो जाइलम क्या क्या करता है कि यहाँ पर जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करता है, कौन, यहाँ पर जाइलम। दूसरा क्या है फ्लोएम। फ्लोएम क्या कार्य करता है कि यहाँ पर भोजन का परिवहन करता है। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के क्या कार्य है उसको भी हम लोग समझ लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो है पादप ऊतक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन इस टॉपिक को कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तनों में संवाहक मंडल के समीप पत्तियों के शिराओं में और बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा जो कठोर छिलके होते हैं या फिर जो कठोर जो भाग बना होता है किस ऊतक का बना होता है, यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा का। किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का। तीन टर्म मैंने आपको बताया यहाँ पर, जो क्या होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर साधारण अस्थायी ऊतक वो कितने टाइप के, तीन टाइप के, एक पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा क्या करता है, भोजन संग्रह का कार्य करता है। यहाँ पर कोलेनकाइमा क्या करता है, प्रत्यास्थता प्रदान करता है तना में। और स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, यहाँ पर कठोरता जो मजबूती होता है उसको प्रदान करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है। आरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उद्दीपित मतलब स्टिमुलेट्स करता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा कि सभी अंगों के विकास की बात अगर करेगा तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। पहले भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको डिस्कशन कर रखा है कि यहाँ पर जब अंगों के विकास की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा यहाँ पर, एड्स से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। तो आईआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब एड्स क्या होता है, एड्स एक यहाँ पर वायरस के कारण होने वाला यौन संक्रमित बीमारी है। क्या है यहाँ पर, यौन संक्रमित बीमारी है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या होता है, मतलब एड्स में जो एड्स टाइप की जो और भी बीमारियां हैं जो क्या होता है
यहाँ पर वायरस के कारण यौन संक्रमित होने वाली बीमारियों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि वायरस से होने वाले यौन संचारित रोग कौन कौन से है। पहला है एड्स, जो किसके कारण होता है, एचआईवी वायरस के कारण होता है। यहाँ पर क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। दूसरा है जननांग हर्पीज या सिंपल इसको हम लोग हर्पीज भी कहते हैं, ये किसके कारण होता है, एचएसबी वायरस के कारण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस कहते हैं। दूसरा तीसरा है हमारा यहाँ पर हेपेटाइटिस बी, ये किसके कारण होता है, यहाँ पर एचबीवी के कारण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण ये होता है। यहाँ पर अगला है हमारा यहाँ पर जननांग मत्स्य या सिंपल इसको मत्स्य भी कहता है, ये किसके कारण होता है, एचपीवी वायरस के कारण होता है, ह्यूमन। उसके बाद क्या है यहाँ पर पेपिलोमा वायरस के कारण यहाँ पर क्या होता है, मत्स्य होता है। तो ये था यहाँ पर वायरस के कारण जो यौन संचारित रोग होता है उसके बारे में डिस्कशन, कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या करा है कि एड्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर क्या करा है, पहला ऑप्शन कि एड्स मच्छर के काटने से फैल सकता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पर एड्स होता है जो मच्छर के काटने से नहीं फैलता, ये क्या है, एक यौन संचारित बीमारी है, यौन संपर्क के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फैलता है। या दूसरा इसका कारण ये भी हो सकता है कि एक शरीर यानी कि जिसके बॉडी में क्या है, यहाँ पर एड्स यहाँ पर एचआईवी वायरस है, उसके शरीर का ब्लड यदि दूसरे को यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर दूसरे के ब्लड में क्या हो, यहाँ पर मिक्स हो जाए, तो उससे भी क्या होता है, यहाँ पर एड्स बीमारी फैलता है। तो ये आपको अच्छे से पते होने चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है। तो आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो धातु के गुण होते हैं, जो धातु के प्रॉपर्टी होते हैं, उसको हम लोग कंप्लीट यहाँ पर समझते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो धातु के प्रॉपर्टी होते हैं, पहला क्या कर रहा है, पहला कर रहा है कि बाह्यतम कक्षा में प्रायः यहाँ पर कितने होते हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो धातु होते हैं उसके बाह्यतम कक्षा में क्या होता है, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। दूसरा क्या कर रहा है कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि धातु में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। तीसरा है इसमें आघात वर्धनीय गुण पाया जाता है। क्या होता है इसमें, आघात वर्धनीय गुण। आघात वर्धनीय क्या होता है कि आघात वर्धनीय गुण प्रॉपर्टी हम लोग उसको कहते हैं जब धातु को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पीट करके पतले चादर के रूप में यहाँ पर बना लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता गुण कहते हैं। यहाँ पर अगला क्या है कि तन्यता, इसमें तन्यता गुण पाया जाता है। अब तन्यता गुण क्या होता है कि यहाँ पर धातु को जो हम लोग क्या करते हैं, पीट पीट करके यहाँ पर पतले तार के रूप में बना लेते हैं। तो पतले तार के रूप में जब बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पर तन्यता, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। पांचवा क्या है, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, धातु जो होता है वो उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका अपवाद भी है, जैसे क्या हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया। तो ये क्या है, यहाँ पर अपवाद है, यहाँ पर जो विद्युत के क्या होते हैं, यहाँ पर उष्मा तथा विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। अगला है हमारा यहाँ पर, यह प्रायः कठोर होता है। अपवाद में क्या हो गया, यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम। यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम क्या है, मुलायम है, बाकी सब धातु क्या होता है, कठोर होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर द्रव्यनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। तो जो धातु के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर हाई होते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मैंने आपको सारे प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या कर दिए हैं, डिस्कशन कर दिया हूं। तो इसी प्रॉपर्टी में से कोई सा भी प्रॉपर्टी आपके एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु के पतले तारों में खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी होता है डक्टिलिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर तन्यता कहते हैं। तन्यता क्या होता है कि यहाँ पर पीट पीट कर क्या होता है, यहाँ पर पतले तार के रूप में यहाँ पर धातु को बनाया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी, तन्यता कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले दूरी के उत्तल दर्पण यहाँ पर के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी डैश है। तो आरआरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर उत्तल दर्पण जो होता है, क्या होता है इसमें, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि उत्तल दर्पण के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, यहाँ पर इस टाइप का उत्तल दर्पण होता है। यहाँ पर जो ये होता है क्या है, ये एक उत्तल दर्पण है। अब यहाँ पर उत्तल दर्पण में ये एक मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, वक्रता, यहाँ पर ध्रुव होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर फोकस होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। फिर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है।
तो यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ध्रुव से लेकर के जो फोकस की दूरी होती है, ध्रुव से फोकस की दूरी वो कितनी होती है यहाँ पर, ये जितनी ध्रुव से फोकस की दूरी होती है उतनी ही यहाँ पर क्या होता है, फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी होती है। तो यहाँ पर ध्रुव से लेकर के फोकस की दूरी 1 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फोकस से लेकर के वक्रता केंद्र की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हो क्या अगला हो जाएगा यहाँ पर कि ध्रुव से लेकर के जो वक्रता केंद्र की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है उत्तल दर्पण के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होनी चाहिए। इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर, मैं वो भी आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर कभी कभी पूछ देता है एग्जाम्स में कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कहाँ होती है, तो यहाँ पर दर्पण के क्या होती है, पीछे होती है। क्या होती है, दर्पण के पीछे होती है। और अवतल दर्पण में क्या होती है, दर्पण के यहाँ पर सामने होती है। तो ये भी आपसे एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है जो आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पोल से लेकर के यहाँ पर ध्रुव से लेकर के फोकस दूरी दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 1 मीटर। तो यहाँ पर पोल से लेकर के वक्रता केंद्र कितना हो जाएगा, 2 मीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोल से लेकर के फोकस दिया हुआ है 1 मीटर और फोकस से लेकर के वक्रता केंद्र कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 मीटर। तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया, पोल से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये सीरीज आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप यहाँ पर सीखने के लिए बहुत ही कॉन्सेप्ट मिला या नहीं मिला, ये इसको भी आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर कौन सा भाग, जो यहाँ पर कौन सा एक्सप्लेनेशन है वो सबसे अच्छा लगा। तो आप कमेंट जरूर करें। इससे क्या होता है कि हमारा यहाँ पर जो होता है एक हौसला बढ़ता है कि आपको समझ में लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसको और भी यहाँ पर इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। और यदि आपके अकॉर्डिंग कोई फीडबैक है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या इंप्रूव किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर क्लासेस चल रही है, आपने पिछले क्लासेस को यदि कवर नहीं किया तो उसको भी कर ले। यहाँ पर एग्जाम्स आने वाले हैं, तो एग्जाम्स में आपको यदि साइंस में मैक्सिमम स्कोर करना है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।